हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 चल रहा है और इसका मैं एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अध्याय 6 ऊतक यानी कि टिश्यूज। तो फ्रेंड्स, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन प्राप्त हो सके, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अध्याय 6 टिश्यूज ऊतक। तो फ्रेंड्स, ऊतक किसे कहते हैं? देखिए, ऊतक की बात है। ऊतक है क्या? देखिए, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में कोशिका के बारे में जानकारी ली थी। कोशिका क्या है? कोशिका एक अंडा, एक कोशिका है, समझ लीजिए। तो जब कोशिका समूह में इकट्ठा होने लग जाती है, यानी कि जैसे आप देख रहे चित्र में, ये कोशिका है, सिंगल सेल है। तो यानी कि जब ये कोशिका कई समूह में इकट्ठी हो गई, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, ये समूह में इकट्ठी हो गई ये कोशिका, तो यानी कि ये आपका टिश्यूज में परिवर्तित होगी, यानी ऊतक में परिवर्तित होगी। तब ये क्या कहलाएगी? जब कोशिका समूह के रूप में व्यवस्थित होती है तो उसे ऊतक कहते हैं। जैसे मान लिया घर में है, मान लिया हमारा परिवार नहीं, कोई व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं है, अभी वो सिंगल है, यानी कि एक सिंगल सेल की तरह है। जब उसकी शादी हो जाती है और वो 1 से 2 हो जाते हैं, फिर उसके बाद 2 से 4 हो जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो यानी कि वो एक परिवार हो जाता है, यानी कि ठीक है। तो उसी प्रकार कोशिका का है, यानी कि जब वो सिंगल है तो वो सेल कहलाएगी, जब वो परिवार के रूप में हो जाती है तो उसे यानी टिश्यूज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि सभी जीवित प्राणी, विश्व में जितने भी जीवित प्राणी हैं, पौधे हैं, वो कोशिकाओं के बने हैं, कोशिकाओं के बने हैं। अब इसमें भी कोशिका दो प्रकार की थी, दो प्रकार के जीव थे, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव, ठीक है। एक कोश की जीव में आपने देखा होगा ये जीव एक कोशिका के बने हैं, अर्थात उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एक कोशिका के बने हैं। अब इन्हें एक कोशिका से ही सारे कार्य करने हैं, अर्थात ये जो सारे मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा करते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा की हम बात करें, अमीबा में एक ही कोशिका के द्वारा अमीबा गति करती है, उसी कोशिका से अमीबा भोजन लेने की क्रिया करती है, और उसी एक कोशिका से गैसीय विनिमय का कार्य करती है, और उसी एक कोशिका से उत्सर्जन क्रिया संपन्न करती है। तो आप लगाइए, अमीबा के पास एक ही कोशिका है और एक ही कोशिका से सारे कार्य एक साथ कर दे रही है। लेकिन बहुकोश की कोशिकाओं में, ये बहुकोश की जो जीव हैं उनमें ऐसा नहीं है। उन बहुकोश की जीव जो है वो लाखों कोशिकाओं के बने हुए हैं, उनमें जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह, जिन्हें ऊतक कहते हैं, वो करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, मनुष्य में आप देख रहे होंगे, उदाहरण मैंने नीचे लिखा हुआ है, मनुष्य में पेशी कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे गति होती है। पेशी कोशिका का कार्य क्या है? गति करना। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों का वाहक होती हैं। रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन, भोजन और हार्मोन्स और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती हैं। वहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। अब पौधों की बात करें, ये तो मनुष्य की बात थी, पौधों की बात करें तो पौधों में वाहक नलियां होती हैं, उनसे संबंधित जो कोशिकाएं हैं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो यानी कि स्पष्ट है या निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बहुकोश की जीव हैं उनमें श्रम विभाजन होता है, यानी उनकी कोशिकाओं में या उनके ऊतकों द्वारा श्रम विभाजन होता है, ठीक है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक ही तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं, ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह ऊतक कहलाता है, जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। ऊतक के उदाहरण आपके देखिए, रक्त, यानी कि रक्त कोशिकाएं ऊतक का उदाहरण है, ये मानव में। अगर पेड़ पौधों की बात करें तो फ्लोएम कोशिकाएं जो है ऊतक के उदाहरण है, ठीक है। पेशी ऊतक जो है मानव में आपका ऊतक का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये कोशिकाएं, अब एक और इसकी परिभाषा बन सकती है, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने हैं, ठीक है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों के बने हैं? तो आपका उत्तर होता है फ्रेंड्स, नहीं। यानी कि दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। अब कैसे होता है ये समझिए। पौधे स्थिर होते हैं, स्थिर माने यानी कि वे गति नहीं करते, एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, ठीक है। चूंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है और उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। उनमें क्या है? बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले जो ऊतक होते हैं प्रायः मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, डेड सेल के बने होते हैं। जैसे कॉर्क सेल है वो डेड सेल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरी ओर जंतुओं की हम बात करें तो जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर भटकता रहता है। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, ठीक है। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित इसलिए होते हैं क्योंकि उसे जो है भोजन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है, ठीक है। वृद्धि की अगर हम बात करें उसके प्रतिरूप में एक और भिन्नता होती है, ठीक है। पौधों की जो वृद्धि होती है
पौधों की जो वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है, कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। यानी कि ऐसा नहीं कि संपूर्ण पौधे के हर जगह वृद्धि हो रही है, कुछ ही पार्ट में उसकी वृद्धि होती है। जैसे उदाहरण की हम बात करें, पौधों के शीर्ष भाग में वृद्धि होती है, पौधे के तने के शीर्ष भाग में, पौधे की जड़ के शीर्ष भाग में, ठीक है। या आप कह सकते हैं जो टहनी है, आपकी सूट है, उसके शीर्ष भाग में आपकी जो है वृद्धि होती है, ठीक है। जबकि जंतु में ऐसा नहीं होता। जंतु में क्या होता है, अलग चीज़ है। पौधों के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। ऊतकों को विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण, अब हम देखें पादप ऊतकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखेंगे, पहले मैं आपको रेखा चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि जो है जो पादप ऊतक है उसको कितने भागों में विभाजित किया है, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। अब आप यहाँ पर रेखा चित्र देखिए, जो पादप ऊतक है उसको यानी कि कितने भागों में आपका विभाजित किया गया है। जो यहाँ पर ऊतक है ये आपका पादप ऊतक है, ठीक है। पादप ऊतक, पादप ऊतकों को आप देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यानी कि पहला वृद्धि या विभज्योतक ऊतक और दूसरा आपका जो है स्थायी ऊतक, जिसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और वृद्धि या विभज्योतक ऊतक को अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं और स्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। यानी दो भागों में विभाजित किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब देखिए यहाँ हम बात करें वृद्धि या विभज्योतक ऊतक को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक या इसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, दूसरा पार्श्वीय या कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, तीसरा अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, स्थायी ऊतक को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। सरल स्थायी ऊतक को अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब सरल जो स्थायी ऊतक है उसे पुनः तीन भागों में विभाजित किया है, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलिनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और जटिल ऊतक को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, इसके पूरे डिटेल में चलेंगे, ठीक है। पहला हम चलेंगे वृद्धि या विभज्योतक ऊतक के बारे में, क्या है ये और उसके प्रकार के बारे में हम चलेंगे। फिर उसके बाद स्थायी ऊतक में चलेंगे, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक के बारे में जानकारी लेंगे, फिर जटिल ऊतक के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं क्रम से। तो फ्रेंड्स, पादप ऊतक को जैसे कि दो भागों में विभाजित किया गया था, वृद्धि या विभज्योतक ऊतक तथा स्थायी ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो हम यहाँ पर देखेंगे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। विभज्योतक ऊतक या वृद्धि ऊतक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो विभज्योतक ऊतक को अगर हम किसी प्रैक्टिकल से या क्रियाकलाप से या एक्टिविटी से अगर हम समझते हैं तो इसको कैसे हम समझेंगे, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स जो है हम दो जार लेंगे, आप देख रहे होंगे ये दो जार हैं आपके, इनमें दो प्याज हमने रख दिए हैं और ये प्याज की जड़ें हैं, आप देख रहे हैं ये प्याज की जड़ें जो है इस पानी में आपकी क्या है डूबी हुई हैं, ठीक है। तो प्याज के मूल में वृद्धि की बात यहाँ पर हो रही है। तो दो शीशे के जार हम लेते हैं और उनमें पानी भर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो प्याज लेंगे और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, ठीक है। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों की मूल की लंबाई को मापेंगे, ठीक है। पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को मापते रहेंगे। फिर हम चौथे दिन क्या करेंगे, जो दूसरे जार में रखी प्याज की मूल जो जड़ है या मूल को जड़ कहते हैं, कुछ चौथे दिन 1 सेंटीमीटर हम काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई का 5 दिनों तक निरीक्षण करते रहेंगे, ठीक है। और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की नापते रहेंगे, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है। अब हमारा होगा क्या, यानी कि अब हम ये देखेंगे, निरीक्षण करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस जार में रखी हुई प्याज की जो मूल है या जड़ है वो लंबी है। दूसरा, हमारे द्वारा जो मूल या जड़ के ऊपरी हिस्से को हम काट लेने के बाद भी क्या वो वृद्धि करती रहती है, ठीक है, ये देखेंगे। और तीसरा, जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वो वृद्धि करना बंद कर देती है। ऐसा क्यों, वो वृद्धि करना बंद क्यों कर देती है, क्या कारण है उसका, वृद्धि करना बंद क्यों करती है? इसका रीजन ये है कि प्याज के जो शीर्ष है, प्याज के शीर्ष और प्याज के जो जड़ों में विभज्योतक ऊतक पाया जाता है और विभज्योतक ऊतक काट दिया तो फिर वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है, ठीक है। पौधों में जो वृद्धि है कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। ये विभज्योतक ऊतक किस भाग में स्थित है? विभज्योतक ऊतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्ष, कैम्बियम तथा अंतर्विष्ट भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे।